नमस्कार। महाराष्ट्र मंडल रायपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम दृष्टिकोण में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज साप्ताहिक कार्यक्रम दृष्टिकोण के अंतर्गत हमारे बीच में जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी.आर. चंद्राकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर, आपका महाराष्ट्र मंडल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। श्री चंद्राकर जी का संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। सहायक शिक्षक पद पर आदिवासी विकास खंड छूरा में आपकी प्रथम नियुक्ति हुई 1986 में। उसके बाद आप देवभोग में आपकी नियुक्ति हुई। वहां से आपने प्राचार्य के पद पर आप हायर सेकेंडरी स्कूल नेवरा में 1997 में पदस्थ थे। उप संचालक के पद पर 2006 में आपकी नियुक्ति हुई। 1 नवंबर 2000 में आप जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में रायपुर जिले में आप कार्यरत रहे। जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर ही रायपुर, बलौदा बाजार, बेमेतरा और पुनः रायपुर में आप निरंतर सेवा में हैं। विशेष रूप से आपकी उपलब्धियों में प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण स्तर पर आपकी हुई 5वीं में आपको मेरिट में स्थान प्राप्त हुआ। माध्यमिक शिक्षा मंडल और 8वीं की परीक्षा में भी आपने मेरिट में स्थान प्राप्त किया। स्नातकोत्तर व एमफिल भी आप प्रावीण्य सूची में आप उत्तीर्ण हुए। पीएससी में उपसंचालक पद पर आपका पहला चयन छत्तीसगढ़ में आपका पहला स्थान आया। और अभी तक आप शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में पदोन्नति प्राप्त आपने किया है। पीएससी के माध्यम से आप चयनित हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के पास शिक्षा विभाग में अब तक का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। कोविड-19 में भी आप लगातार सहायता कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। भारतवर्ष में नवोदय विद्यालय की परीक्षा में सबसे ज्यादा छात्र बैठने का रिकॉर्ड विगत इन्हीं 5 सालों में रहा है। रायपुर, बलौदा बाजार, गरियाबंद जिले के लिए एकमात्र नवोदय विद्यालय जहां 80 सीट हुआ करती थी, वहां पर इन 60 वर्षों का चयन बलौदा बाजार जिला का होता था। डिजिटल दुनिया में नवोदय विद्यालय के चयन में पिछड़े होने के बाद भी सर्वाधिक आवेदन बलौदा बाजार को गए थे। इस वर्ष रायपुर जिला में अशासकीय विद्यालय से ज्यादा परीक्षा परिणाम 12वीं में 86% और 10वीं में 73% आया है, जो रायपुर जिले के लिए भी एक रिकॉर्ड है। निश्चित रूप से रायपुर में शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा हुआ है। समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 3 साल तक आप संयुक्त संचालक के पद पर भी आपने दायित्व संभाला हुआ है। 1 नवंबर 2000 के पूर्व रायपुर में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए आपके समय में 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम में जबरदस्त वृद्धि हुई और 90 से 95% लगभग स्कूलों का परीक्षा परिणाम अच्छा रहा। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आपकी बहुत सारी उपलब्धियां रही है और आज आप वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में रायपुर में हैं। रायपुर के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है। और विशेष करके महाराष्ट्र मंडल में आज आपने हमारे आज के विषय के लिए आपने हमें समय दिया है। इसके लिए हम महाराष्ट्र मंडल की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और विशेष रूप से हम खुद गौरवान्वित हैं। मैं निवेदन करता हूं चंद्राकर सर से कि आज के विषय पे वो हमें जानकारी दें। सर, सभी का स्वागत करता हूं। अजय जी को मैं पूरे बचपन से जानते आया हूं और उसी के सानिध्य से ही हो सकता है आगे बढ़ते रहा हूं। एक माहौल मिला था इस घर से। पालक और बालक, वैसे त्रिकोण से होता है, पालक, बालक और शिक्षक। एक बिंदु छूट गई थी। एक त्रिकोण में सर्वोपरि
केवल छात्र होता है और छात्र के विकास के लिए पालक और शिक्षक दोनों का दायित्व महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक गुरु के तौर पर बच्चों के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन इस प्रयास में जबरदस्त सहयोग पालक का होता है। बालक जब जन्म लेते हैं तो पालक के मन में एक उनके भविष्य के प्रति उसी दिन से चिंता आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके शिक्षा के संबंध में, उनके जीवन के संबंध में, इनके भविष्य के संबंध में स्वतः चिंतित रहते हैं और चिंतित होने के कारण से उनके भविष्य को संवारने में पालक अपनी महती भूमिका देता है। शिक्षा केंद्र अपितु एक कार्यालय के तौर पर वर्तमान में कार्य कर रही है, अपितु संस्था के रूप में, शिक्षण केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में पालक का दायित्व सबसे ज्यादा बढ़ गया है। शिक्षक कार्यालय के तौर पर एक आंकड़ा देने वाले या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में, शिक्षा के अलावा अन्य गतिविधियों में उनकी पलायन या हमारा शासन प्रशासन द्वारा पलायन कर दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य के प्रति उनका जो कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए वो छूट जाता है। ऐसी दशा में पालक अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित रहता है और चिंता रहने के कारण से पालक छात्र के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के बिंदु को ध्यान में रख करके उसके प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ता है। पालक चाहता है कि शिक्षा के पाठ्य वस्तु का चयन होता है, पाठ्यक्रम का चयन होता है, शिक्षण सामग्री का चयन होता है, परीक्षण किए जाते हैं पाठ्य वस्तु का, बच्चों का मूल्यांकन किए जाते हैं, तो उनकी भूमिका वहां पर सर्वाधिक होती है। बच्चे अगर एक नंबर से पीछे अगर हो जाता है या ये शैक्षिक गतिविधियां पीछे चलते जाता है ही उनको पीछे करता है, लेकिन सही में अगर पहचान कर लिया जाए बच्चे का के आंतरिक और बाह्य गुण को पहचान कर लिया जाए, महत्वपूर्ण स्थान देना, बल्कि शिक्षा की भूमिका को ही की भूमिका को अभी के बिंदु में अगर देखा जाए तो 3 बिंदु के अलावा हमें और कुछ बिंदु प्रभावित करता है। मैंने संकेतों में कहा था प्रशासन प्रभावित कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि समाचार वाचक भी प्रभावित कर रहा है, मैं कर रहा हूं छोटे छोटे राजनीति भी हमें प्रभावित कर रहा है। ऐसी दशा में इन नकारात्मक बिंदु को अगर हम किनारे कर ले, उसको दूर करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से यह गतिविधि और आगे बढ़ सकती है। जैसा मैंने कहा कि बच्चे जो होते हैं, पालक का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करने का, शिक्षक का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य क्या होता है? मन से या शिक्षा से या अनानी से? सर्वांगीण विकास तो मेरा अपना मानना है, सर्वांगीण विकास कहते होता है जीवन के कटु सत्य को पार करते हुए अपने जीवन को सफलतम शिक्षा प्राप्त करके सफल बना सके। हम 2 प्रकार के कार्य करने लगते हैं या 2 प्रकार के मनोभाव होता है, एक तो व्यवसायिक होता है या वास्तविक शिक्षा होता है। हम व्यवसाय की ओर जोड़ रहे हैं या शिक्षा की ओर जोड़ रहे हैं। तो हमारा वर्तमान ध्यान अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो हमारा ध्यान होता है व्यवसाय की तरफ होता है, नौकरी पेशा की ओर होता है। जीवन के उन्नति के लिए, जीवन के सर्वाधिक उन्नति के तौर पर, अच्छे ज्ञान के तौर पर हम कमतर आंकते हैं और एक परिधि में हम लेकर के केवल हमारा बच्चा जो होता है ऊंचे के ऊंचे पद पर जाए। शिक्षक भी आंकड़ों पर खेल खेलता है, छात्र भी आंकड़ों पर खेल खेलता है, पालक भी उसी पर ध्यान केंद्रित होता है, अंकों के सर्वाधिक अंक कैसे प्राप्त किया जाए। मेरा मानना है कि ठीक है, एक माध्यम हो सकता है, सफल व्यक्ति का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन मेरा और भी मानना है केवल अंक ही निर्धारण सफल व्यक्ति निर्धारण नहीं करता, अपितु व्यक्तित्व के भी निर्धारण करता है और व्यक्तित्व के निर्धारण करने के लिए शिक्षा एक माध्यम होता है। इसके लिए पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहचार्य क्रियाकलाप, जिससे कि बच्चे के आंतरिक जो गुण है, आंतरिक क्षमता है, उनको परखें, मूल्यांकन करें और उसके अनुसार हम उसको आगे बढ़ाते जाएं। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आंतरिक बाह्य गुण, हम बच्चे के बाह्य गुण को तो जल्दी परख लेते हैं, आंतरिक गुण को परख नहीं पाते हैं। तो ये परखने की क्षमता शैक्षिक क्रियाकलाप के अंदर होना चाहिए। अगर मैं 1986 की शिक्षा नीति को अगर कहना चाहूँगा, ठीक है, शिक्षा नीति लागू किया गया था, लेकिन 1992 में
एक और योजना लागू किए गए थे, जहां पर उस योजनाओं को हमने दरकिनार कर दिए थे। एमपी मध्य प्रदेश में एक जन शिक्षा केंद्र स्थापित किए थे। वहां पर एक अच्छी योजना थी और इस योजना को क्रियान्वयन करने में पालकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पालक विषय वस्तु का चुनाव करने में, शाला के चुनाव करने में, विषय वस्तु का बच्चों के विषय वस्तु का चुनाव करने में, कॉलेज के चुनाव करने में अपनी भूमिका उस जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से किए जा रहे थे। तो मेरा अपना एक मानना है उस जन शिक्षा केंद्र को भी सभी भारतवर्ष में लागू किया जाना चाहिए। कारण होता है कि हम केवल शिक्षक पर ही आश्रित न रहे, अपितु पालक भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पालक चाहता है बच्चे का विकास, पालक चाहता है बच्चे के जहां बड़े होते हैं, चाहे वो सेवा भाव में जाए, चिकित्सा में जाए, इंजीनियर में जाए, शिक्षक बने, राजनीति बने, अनामी पेशा में जाए, लेकिन सफल हो, चाहे व्यवसायी हो, सफलता मिलना चाहिए। और कोई ऐसा पालक मुझे नहीं लगता है जो अपने बच्चे को सफल होते हुए ना देखना चाहे, ना देखना पसंद करता हो। सफल बनाने के लिए वह अपने हर आर्थिक स्थिति को भले कमजोर कर सकता है, लेकिन पूरे आर्थिक तंत्र को बच्चे के विकास में झोंकता है। अच्छे स्कूल के चयन में, सर्वाधिक फीस देने के संबंध में, अच्छे कॉलेज के चयन में, दूरस्थ पढ़ाने के संबंध में पूरी आजादी के साथ, पूरी अपने मादा के साथ वो अपने आप को प्रस्तुत करता है। केवल एक ही उद्देश्य होता है, मेरा बच्चा, मेरा बालक सफल, सर्वोपरि अलग हट करके दिखे, दुनिया से हट करके दिखे। और इस सर्वोपरि करने के लिए पालक हर प्रकार के कार्य करता है और हर प्रकार के जनसहयोग चाहता है। बच्चों से भी चाहता है, पालकों से चाहता है, राजनीति से चाहता है, शिक्षा से चाहता है, समाज से चाहता है, और हर प्रकार के वातावरण निर्माण करने में पालक अपनी भूमिका अदा करना चाहता है। तो मुझे लगता है पालक बच्चे के लिए ही सब कुछ करता है। अपितु मेरा एक और भी मानना है, जब बच्चे पूर्ण हैं, अपूर्ण नहीं है, तो पूर्ण करने के लिए हम सबका दायित्व होता है। इसमें पालक अपना छोटा सा दायित्व भले निर्वहन करता हो, लेकिन ये समाज रूपी, राजनीतिक रूपी, राज्य रूपी, प्रशासक रूपी अन्य जो तंत्र है, उनका भी भूमिका कम नहीं आका जाना चाहिए। मेरा एक और भी मानना है, समाज के तौर पर जुड़े हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात होती है, बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, जब सबसे एक और अवस्था आता है किशोरावस्था, बड़ा कठिन अवस्था होता है। इस कठिन अवस्था को पार करना, संभालना पालक का, शिक्षक का, समाज का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। जहां तक आयु की बात हो, 12 साल से 21 वर्ष की आयु बड़ा कठिन होता है। वो बच्चा न पालक के होता है, न अपने मित्रों को होता है, न अपने दोस्तों को होता है, न शिक्षक को होता है। केवल उस भावना में जुड़ा रहता है कि मैं हट करके दिखूं, उस एज में, उस उम्र में। और उस हट करके दिखने में बच्चा जो होता है, छात्र जो होता है, सब कुछ करता है, लड़ाई भी करता है, पढ़ता भी है, आगे बढ़ता भी है, तो अपने लिए, अपने प्रदर्शन के लिए करता है। और इस बीच पालक और शिक्षक या समाज के लोग इस चीज को पहचान लिए, इस किशोरावस्था के कठिन परिस्थिति को पहचान लिए। और उसमें एक भाषा होता है भग्नावस्था, भागते हैं बच्चे, पकड़ में नहीं आता, चलते हैं, टकराते हैं, उनको खुद के अपने ऊंचाई का ख्याल नहीं रहता, मैं कितना ऊंचाई पे हूं। उनके हर प्रकार की चीज में परिवर्तन आते हैं, शरीर में परिवर्तन आता है, मानसिक रूप से परिवर्तन आता है। और इस परिस्थिति को अगर पहचान कर लिए तो मेरा मानना है बच्चे सर्वश्रेष्ठ होंगे। और इस सर्वश्रेष्ठता के कारण बच्चे अपने पहचान अलग हट करके दिखाई देंगे। हर व्यक्ति अब्दुल कलाम बन जाएंगे, हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि पालक अपने बच्चे को अपने दायित्व के निर्वहन बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए करें और अपनी भूमिका शिक्षा की जगत में, समाज के जगत में और बच्चे को केंद्रित करके करें। यही मुझे कहना था। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जो सदस्य हमारे फेसबुक लाइव देख रहे हैं
उनको आज के इस विषय पे कि एक अच्छे शिक्षा स्तर के लिए अच्छी शिक्षा नीति और पालक और शिक्षक की जवाबदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इस विषय पर आपने बहुत विस्तृत रूप से हमारे सभी फेसबुक दर्शक जो देख रहे हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला है। और निश्चित रूप से पालक भी इस चीज को समझ रहे हैं, शिक्षक भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समझते हैं। और आपके जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यकाल में जो शिक्षा के स्तर में जो सुधार आया है और जो विगत हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि बच्चे रायपुर शहर में बच्चे जो हैं वो प्रावीण्य सूची में आ रहे हैं, मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं, ये आपके इसी शिक्षा नीति और आपके इसी शिक्षा इसके कारण निश्चित रूप से संभव हुआ है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये मैसेज सब तक पहुंचे और सर की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लगातार इसको शेयर करें। और निवेदन है कि आगे अगले कड़ी में अगले रविवार को हम एक और विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद्राकर सर, आपका महाराष्ट्र मंडल की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।